गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर इंडियन ज्योग्राफी में हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर तैयार करना है। तो आप हेडिंग बनाएंगे भारत में परिवहन। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया। तो पहला क्वेश्चन तो बनेगा कि कितने प्रकार का परिवहन होता है, टाइप कितने हैं, और फिर उन सभी परिवहन का जो एक्सटेंशन है, विस्तार है, वो तैयार करेंगे हम। क्या प्रॉफिट है, ये सबको पता ही है, लेकिन फिर भी हम एक चर्चा करेंगे। प्रॉफिट का मतलब कंट्रीब्यूशन क्या है इनका। और एक क्वेश्चन मेंस में बनता है कि कोई भी परिवहन हो उसके लिए हमें चैलेंजेस क्या क्या है, हमारे सामने चुनौतियां क्या क्या है ना। तो इन चार पार्ट्स में हम अपने टॉपिक को तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अगर अब की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। पहले का मतलब टोटल टाइप है ये। दूसरा ट्रेन है। तीसरा वाटर है। एयर है। फिफ्थ को हम तैयार कर चुके हैं और वो है पाइपलाइन, है ना। पाइपलाइन है। आप इसे चाहें तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं टेक्निकली। तो एक सरफेस पर, यानी गुड मॉर्निंग, सरफेस सतह, और दूसरा एयर, है ना। गुड मॉर्निंग। सरफेस और एयर। अब सरफेस के भी कई पार्ट हो सकते हैं, जैसे रोड हो गया, ट्रेन हो गया, वाटर हो गया। ये वाटर हटा दो इसमें से, पाइपलाइन को ले लो, है ना। और तीसरा इसमें जल परिवहन। सतह माने जमीन पर, है ना। तो इस तरीके से ये केवल क्लासिफिकेशन है। जरूरी नहीं कि आप जैसा चाहे वैसा लिख लें, इस तरह से बना लूं, लेकिन बनाना जरूर चाहिए। इससे फायदा होता है कि एग्जामिनर को आप थोड़ा सा इंप्रेस कर सकते हो मेंस में, चीजों को इजीली एक्सप्लेन करके, है ना। ठीक है। तो टाइप के बाद हमें विस्तार, यानी कितना, कहाँ पर कैसा है, कितना है, फिर योगदान, कंट्रीब्यूशन और चैलेंजेस, ये चार टॉपिक हमें तैयार करने हैं। तो अगर हम पहले हेडिंग में रोड ट्रांसपोर्टेशन को अपना टारगेट करते हैं, तो आज पहला टॉपिक होगा हमारा सड़क परिवहन का, है ना। सॉरी, ये देखिए, तो ये तैयार किया हुआ है आपके लिए। ये क्लासिफिकेशन है, इस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो चीजों को। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये आपकी आज की पहली हेडिंग होनी चाहिए। सोर्सेज, मीन्स, टाइप, इन पर चर्चा यहीं से होगी, है ना। नोट कर लीजिए आप लोग।
ठीक है तब। तो अगर हम रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो हमारे पास रोड्स कितने टाइप की हैं? सर्कल दिख रहा है, कहाँ जाके छुपा है? हम्म? दिख रहा है वहां से? हम्म, तो बैग भी तो उसी से होगा। अच्छा। ठीक है। तो हमारे पास कितने टाइप की रोड्स हैं? हेडिंग बनाएंगे तो सेकंड हेडिंग होगा रोड ट्रांसपोर्टेशन में। वैसे तो कुल मिलाकर चार तरह की सड़कें होती हैं, फोर टाइप की, है ना। सबसे पहले है हाईवेज, नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग, है ना। दूसरा है नेशनल हाईवेज, सॉरी स्टेट हाईवेज, राज्य राजमार्ग, डिस्ट्रिक्ट रोड्स यानी जिला सड़कें, और विलेज रूरल 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 रोड्स, ग्राम सड़कें। इस तरह से डिवीजन आप देख सकते हो। ये डिवीजन ऑलरेडी ऑलरेडी आपके पास है यहाँ पर। हाँ, वो भी आ सकती हैं। तो ये है नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज एंड रूरल हाईवेज, है ना। फिगर्स हैं जो वेरी होते रहेंगे क्योंकि ईयर वाइज है, लेकिन लेटेस्ट डेटा कोशिश की गई आपको देने की। तो टोटल लेंथ पूछेगा आपसे कितनी है, क्या है, कहाँ पर कैसे है, तो वो अब आपको अब रटने वाली चीजें आपको फोकस करनी है। ठीक है। तो अगर आप देखें तो सबसे पॉपुलर है, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भारत में जो सड़क है वो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे लोकप्रिय साधन है, सबसे पॉपुलर तरीका है रोड्स। लोकप्रिय का मतलब समझते हो ना, सबसे यूज होने के लायक, है ना। तो उस सेंस में लोकप्रिय है। अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड का हमारे पास कुल कितना है किलोमीटर? 58,97,671। ठीक है। इतने किलोमीटर हमारा ट्रांसपोर्टेशन है। और जैसा मैंने कहा, आप अपडेट करते रहेंगे इसे जैसे ही आपको लेटेस्ट डेटा मिलेगा। ठीक है। तो ये नोट कर ले, भारत में कुल जो रोड्स नेटवर्क है वो लगभग 58 लाख है। ठीक है। तो अगर ये इतना लंबा है तो वर्ल्ड में कौन सी पोजीशन हो सकती है हमारी, है ना। इस कारण से लार्जेस्ट रोड का मतलब है कितने एरिया को कवर करता है, लेंथ वाइज नहीं लिखते हैं आप। ये लेंथ वाइज नहीं है, ये कितने एरिया को कवर करता है उस सेंस में। लार्जेस्ट समझ रहे हैं ना। अगर हमें लेंथ वाइज लिखाना हो तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, लॉन्गेस्ट लिखते हैं ना। गलती मत करना लॉन्गेस्ट। ये लार्जेस्ट है मतलब कवर्ड एरिया, रोड के द्वारा हम जो एरिया कवर्ड कर लेते हैं उसकी बात कर रहे हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क, इसलिए इसको रोड नेटवर्क कहा जाता है। यहाँ देख रहे होंगे आप, रोड नेटवर्क लिखा हुआ होगा।
अब ये टोटल ट्रैफिक का कितना कवर करेगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो आप देखेंगे यह टोटल जो पैसेंजर यूज करते हैं, तो अगर भारत का पैसेंजर आप और हम हैं, और अगर हम 100 किलोमीटर चलते हैं डेली, तो 100 किलोमीटर में से हमें 85 किलोमीटर तो रोड से ही चलना होगा। बाकी 15 में आपके पास रेल है या आपके पास एयर ट्रैफिक है, जो कहना चाहें कह लीजिए, लेकिन 85% ट्रैफिक, पैसेंजर ट्रैफिक हमें रोड से कवर करना होता है। इसलिए सबसे पॉपुलर था ना, बात आपने बात कहा था मोस्ट पॉपुलर होना चाहिए, तो पॉपुलर रीजन होने का रीजन समझ में आ गया कि एक आदमी अगर दिन में उसके पास चलने के लिए 3 या 4 सोर्सेज हैं जो आपने अभी लिखे, उनमें से सबसे ज्यादा दिन में क्या यूज करेगा, वो कर सकता है तो रोड ट्रांसपोर्टेशन यूज करता है। ऐसे कितने लोग हैं, या एक आदमी कितना % यूज करता है, तो टोटल अगर 100 किलोमीटर आप चलते हैं तो आपको 85% 85 किलोमीटर 100 में से आपको रोड यूज करनी होगी। अब रोड से आप चाहे पैदल चलो, पैदल चलने को तो हम ट्रैफिक मानते भी नहीं, तो आप 2 व्हीलर से चलिए, 4 व्हीलर से चलिए, जैसा चाहे वैसे चलिए, है ना। तो यहाँ किस गाड़ी से जा रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या यूज कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। आई बात समझ में। और उसका एक बड़ा रीजन ये है, एक भारत की पॉपुलेशन का अभी भी 60% से ऊपर कहाँ है, विलेजेस में है। तो कहाँ चलेगा वो, गांव में ही चलेगा। गांव में किस बात पे चलेगा, किस चीज पे चलेगा, रोड पे चलना पड़ेगा उसे। तो ये मजबूरी है, ठीक। उसमें भी देखोगे तो पहाड़ी जो गांव है, पहाड़ के गांव है, वहां ट्रेन आ नहीं सकती, तो कहाँ चलेगा, तब सड़क पे चलेगा। बात समझ में आ रही ना। तो ऐसे प्लेटू रीजन भी है, प्लेटू भी उबड़ खाबड़ होता है, जिगजैग होता है, तो वहां भी ट्रेन प्रॉपर नहीं चल सकती, तो वहां भी आपको चलाना पड़ेगा, तो रोड से चलानी पड़ेगी। तो भारत की फिजियोग्राफी ये मजबूर करती है आपको, और पॉपुलेशन का जो कंसेंट्रेशन वो मजबूर करता है कि अभी आपका मैक्सिमम ट्रैफिक किस पे जाएगा, रोड्स पर चलेगा। लेकिन आप सरप्राइज होंगे आगे चलकर कि केवल पैसेंजर की बात नहीं है, बल्कि फ्रेट की भी बात है। फ्रेट का मतलब आप सामान ले जाते हैं। आज भी अगर आप बनाना खा रहे हैं, है ना, मैंगो खा रहे हैं, ऑरेंज खा रहे हैं, जो भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं, गाड़ी यूज कर रहे हैं, तो आज भी जहां प्रोडक्शन हो रहा है और आप तक अगर आ रही है तो भी रोड के थ्रू ही आती है, ट्रक वगैरह। क्लियर है। तो इसलिए क्वेश्चन ध्यान से रखना और समझना है हमें कि रोड ट्रांसपोर्टेशन पॉपुलर क्यों, कितना है, किस वजह से है, तो ये डेटा आपको देना पड़ेगा। तो पैसेंजर का इट कवर्ड 85%, और कार्गो या फ्रेट का यानी इंग्लिश में नहीं 70 तो है, लेकिन इसको हिंदी में सोच रहा हूँ क्या बोलना पड़ेगा। हाँ, माल ढुलाई, ट्रैफिक का मतलब बिल्कुल ठीक है, सामान या माल ढुलाई, ये कितना हुआ आपका 70%। हम्म, नहीं और भी है ना, ट्रेन है, क्यों नहीं है, ये एयर से ला सकते हो आप, वाटर से भी ला सकते हो। हाँ होगा ना, तो बात समझिएगा कि फास्ट भी तो हो जाएगा, पॉल्यूशन भी तो कम होगा कंपेरेटिवली, है ना। लेकिन मैंने कहा ना कि ये तो एक तो रटना ही है कि ये क्या है, कितना है। ये हमने पॉपुलर मोस्ट क्यों कहा है, तो उसका रीजन आपके सामने आ गया, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, और रीजन भी मैंने था। अब आपसे पूछेगा तो आपको समझना पड़ेगा है कि सुटेबल फॉर द शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल। अब ये लॉन्ग ट्रेवल की बात नहीं हो रही, ये शॉर्ट चलते हैं हम, इसलिए हमें ट्रेन नहीं मिलेगी वो कम दूरी पर, है ना। कम दूरी के लिए हमें कोई एयर नहीं मिलेगी। यद्यपि सरकार ने अब ट्रेवल के लिए तो कम दूरी के लिए उड़ान प्रोजेक्ट शुरू किया है ना। आपने भी देखा होगा, 2 दिन पहले हमारे यहाँ माधवराव सिंधिया आए थे, ओ सॉरी उनके लड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो उन्होंने कई सारी फ्लाइट्स को
ऑपरेट करना फिर से शुरू कर दिया। तो यहाँ से गौचर, यहाँ से उत्तर चिन्याली, यहाँ से पिथौरागढ़। तो अब हम उड़ान प्रोजेक्ट से क्या कर रहे हैं, इन शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी 10 किलोमीटर जाना हो तो, 15 किलोमीटर जाना हो तो जाहिर सी बात है आपको रोड्स ही लेनी पड़ेंगी। तो भारत की फिजियोलॉजी भी ये कहती है कि आप रोड्स का यूज ज्यादा करें, भारत की पॉपुलेशन भी ये बताती है कि ज्यादा रोड्स का यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसकी वजह से रोड हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का मेजर और पॉपुलर टूल भी है। मुझे समझ में आ रही है? ये बिल्कुल बहुत रेलेवेंट डेटा है। ऑब्वियसली देखो समझ में आई ना, आप बात को रिलेट तो करो, मैंने आपसे क्या बोला अभी। दैट्स वाई तीसरा रीजन क्या मिलेगा, शॉर्टर डिस्टेंस। आप बाकी से कवर कर ही नहीं सकते। मनी भी हो सकता है लेकिन बहुत बाद में। सोचो ना, अगर शॉर्टर सबसे ज्यादा है तो मनी का उतना रेलेवेंस रह नहीं गया। हो सकता है बिल्कुल मनी भी है कि हर 10 किलोमीटर का ट्रेन थोड़ी ना डालेंगे भाई। जैसे देखा होगा आपने, एक रोड सीधी जा रही है, लेकिन रोड में तो पॉसिबल है कि आप ब्रांचेस भी निकालते जाओ साथ साथ में। लेकिन ट्रेन के लिए बड़ा आसान नहीं होगा ना, क्योंकि ट्रैक सबसे बड़ी बुरी चीज, हमारी सबसे मुश्किल है ट्रैक। तो रेलवे को आप ऐसे बहुत कम डेवलप कर सकते हो कि ब्रांच में से ब्रांच निकालो और बिल्कुल घर तक छोड़ के रहा है आपको, ऐसा भी नहीं हो सकता हो, है ना। तो गांव में आपके घर से आपके मेन रोड, लिंक रोड से फिर और सब रोड से फिर मेन रोड, और मेन रोड से फिर हाईवे। भाई सिंपल है ना, क्लासिफिकेशन हुआ है ना। आपने हाईवे से निकलेंगे, आप अपने स्टेट रोड पर जाएंगे, स्टेट से आप फिर अपने जिले की रोड पर जाएंगे, जिले से फिर अपने गांव की रोड पर जाएंगे। तो ट्रेन को इस तरह से लाना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत में गांव की संख्या कितनी है, 6 लाख से ज्यादा है। तो अब कैसे करोगे इस काम को? तो बिल्कुल ठीक है कि इकोनॉमिक फैक्टर भी है और ट्रेन वायबल भी नहीं होगी। अगर हम घर घर में ट्रेन खड़ी करते तो ट्रेन वायबल भी नहीं होगी, किसी भी एंगल से वायबल नहीं। ठीक है, तो डिस्कशन हुआ पूरा। चलिए, ये पॉइंट्स बहुत रेलेवेंट। चलिए अब बात करते हैं नेशनल हाईवेज की। नेशनल हाईवे इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका रखरखाव और ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, बिल्डिंग सब सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स करते हैं। जैसे सेंट्रल पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी बोलते हैं इसको। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या उनके डिपार्टमेंट्स जैसे जो मेंटेन करे, केंद्र सरकार और उनके विभाग इनको बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए तो किस किस को कनेक्ट करती हैं? अब नेशनल हाईवे तो जाहिर सी ज्यादा गांव को तो नहीं जाने वाला, किसको कनेक्ट करेगी? कैपिटल्स, मेजर सिटीज को, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को और रेलवे जंक्शंस को। ठीक है, अपने घर से निकलकर आप या अगर यहाँ भी आते हैं, है ना, तो आपको इन नेशनल हाईवेज का यूज करना पड़ता। सरकार हमेशा कोशिश करती है, ये ध्यान रखती है इस चीज का कि जहां ट्रेन हो उसके पैरेलल रोडवेज भी हो, और जहां रोड है वहां पैरेलल ट्रेन भी है। अगर दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो मुश्किल है। कोई कहेगा बेवकूफ हो, जहां ट्रेन डाल रहा हो रोड भी डाल रहे हो, बोलेगा ना एक साथ दो। लेकिन समझदारी क्या है कि ट्रेन तक आने की रोड तो चाहिए होगी, अगर रोड नहीं होगी तो ट्रेन लाओगे कैसे आदमी को आप? आदमी छोड़ दो, कार्गो कैसे आदमी चलो गिरते पड़ते पहुंच भी जाएगा, कार्गो या माल ढुलाई या फ्रेट्स लेकर आओगे आप वहां पर? तो जरूरी है ना। इसलिए ये टॉप क्वेश्चन बन सकता, वैसे तो बहुत चांसेस कम ही रहेंगे आपके लिए कि किस किस को जोड़ता है। तो बड़े पॉइंट्स को जोड़ने के लिए नेशनल हाईवे किस चीज के लिए है? दो बड़े पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए, दो बड़े प्लेसेस को कनेक्ट करने के लिए ज्यादा। में दो कनेक्ट कौन कौन से हैं? राज्य की राजधानियां हैं, सिटीज भी हैं, और पोर्ट्स भी हैं, और रेलवे जंक्शंस भी हैं।
ठीक है। चलिए, अब इंडिया में टोटल लेंथ कितनी है ये आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया में नेशनल हाईवेज बहुत कम है। टोटल रोड्स में अगर 58 लाख आपने लिखा है ना, तो 58 लाख में देखोगे तो आपको बहुत कम दिखाई देगा। कितना है? मात्र 1,42,126 किलोमीटर है। 142,126, 142। ठीक है, ये डेटा हमने ऑनलाइन लिए हैं, तो आप भी ले सकते हैं। मैंने कोशिश की है, भारत सरकार के डिपार्टमेंट से निकाला हुआ है। तो चूंकि बहुत बाइबल है, भारत सरकार लगभग डेली 10 किलोमीटर रोड्स बना रही है, ये दावा कर रही है गवर्नमेंट। तो अगर इस हिसाब से जुड़ेगा तो फिर ये नंबर्स बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है ना। तो आप अपडेटेड रहें, जरूरी है। अब परसेंटेज में देखें, 58 लाख के अकॉर्डिंग तो केवल 2% निकल कर आता है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर आप पैसेंजर लोड देखेंगे या फ्रेट लोड देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। देखेंगे कितना है? 40%। सोचिए, पूरे रोड ट्रैफिक का, पैसेंजर की नहीं बात की हमने, पूरे रोड ट्रैफिक की बात, दोनों मिला 40% लेके चल रहे हैं इसमें। क्वेश्चन पूछा गया है बहुत अच्छे से कि नेशनल हाईवे टोटल रोड्स में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 2%। बट कार टोटल लोड्स कितना ले रहे हैं? लोड वो ले रहे हैं 40%। हाँ, मेजर को कर रहे हैं, और उसमें भी मैंने कहा ना 40% में भी वैसा ट्रैफिक ज्यादा है, लंबी वाला कार्गो वाला ट्रैफिक ज्यादा है। पैसेंजर को हटा देना तो ये रेशियो और बढ़ जाएगा। पैसेंजर को कर रखा है तब तो 40%। तो मेन कारण उसका वही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, हाँ सॉरी, जो लॉन्ग डिस्टेंस से जो कार्गो है ना, उसकी वजह ज्यादा यूज हो रहा है ये। खैर ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही आप देखेंगे कि नेशनल हाईवेज नंबर्स भी पूछे जाते हैं, कितने नेशनल हाईवे हैं, तो नंबर्स भी आपको ध्यान रखने हैं। तो लगभग अभी तक जो हमारी जानकारी में है वो 217 प्लस हैं। एग्जैक्ट डेटा करंट अफेयर्स से आप ले लें और आगे ले जा सकते हैं इनको, है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन रटने वाले हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कितने हैं नंबर एक, दूसरा सबसे नेशनल हाईवे पर सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है, सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है। अब जितने भी, अब 27 को जितने रट सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। तो सारे तो रटने की जरूरत है नहीं, मेमोराइज नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ, जो थोड़े से आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं वो चीजें आपको जरूर तैयार करनी चाहिए। ठीक है, चले आगे। तो सबसे ऊंची जो हमने रोड बनाई है, मेरे पास जो अपडेटेड डेटा है, बाकी आप, क्योंकि ये भी डाटा वेरिएबल है, ऊपर नीचे होता रहेगा। लेह मनाली हाईवे है, नेशनल हाईवे जो है। याद रखना, आप जो पढ़ो उसे पूरा पढ़ना। रोड पढ़ रहे हो या नेशनल हाईवे पढ़, हम अभी किसकी बात कर रहे हैं ऊंचाई पर? इससे ऊंचाई पर भी हाईवे वो रोड होगी, लेकिन वो नेशनल हाईवे नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो पूरी बात पढ़ना अच्छे से। और जल्दबाजी में लोग पढ़ते हैं, सर आपने लेह मनाली लिखा है तो ऊंची भी है, तो भाई वो गांव की सड़क है ना, लेह मनाली। मुझे आइडिया नहीं, जाना नहीं हुआ तो कह नहीं सकता मैं। लेह मनाली हाईवे है, नेशनल हाईवे है। सबसे बड़ा है हमारा NH7, सबसे बड़ा NH7 बनारस से कन्याकुमारी। सेकंड है NH6
कोलकाता टू हजीरा। मैं फिर बता दूं आपको, डाटा वेरिएबल है इसलिए इसे आप अंतिम मान के ना चलें। कोलकाता टू हजीरा, कोलकाता ईस्ट में, हजीरा वेस्ट में, तो NH7 सबसे बड़ा है, 2369 किलोमीटर का है। आपके एटलस में भी होगा और आपके सामने मैप में भी दिखाते हैं आपको, है ना। पहला कन्याकुमारी टू बनारस टू है, NH7। इसमें डिस्टेंस नहीं है तो आप डिस्टेंस नोट कर लें, जरूरी है। 2369। 2369 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे ही NH6 है, ये सूरत लिखा है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, प्रॉपर लिखेगा तो अभी मैंने क्या लिखा है, हजीरा, ठीक है। ये 1949 है, 1949 किलोमीटर है। चलिए NH1 देखिए, इंटरेस्टिंगली NH1 और NH2 ये मिलाकर कभी क्या कहलाते थे, शेरशाह-सूरी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, है ना, ग्रांड ट्रंक रोड। इसकी चर्चा हमने रणजीत सिंह को जब आधुनिक भारत में पढ़ाया था, तब जॉर्ज ऑकलैंड ने इसको GT रोड कहा था, है ना। शेरशाह सूरी इसका बिल्डर था। तो अगर ये रोड कोलकाता टू दिल्ली है तो NH2 बनेगी, और दिल्ली से आगे अमृतसर चला जाएगा तो ये NH1 बनेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि शेरशाह सूरी रोड कोलकाता से पेशावर तक थी, है ना। अब पेशावर तो चला गया बाहर हमारे कब्जे से, हम कहां तक रह गए हैं, अमृतसर तक रह गए, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है GT रोड में कौन कौन से हाईवेज आते हैं, तो NH1 और NH2 को मिलाकर हम ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। ठीक है। एग्जामिनर सरप्राइज करता है आपको कहां पर, इसका रूट बताइए। अब अगर आप कोलकाता सबसे पहले बनारस जाएंगे, फिर इलाहाबाद जाएंगे, इस तरह से पूरा रूट पूछेगा आपसे। तो कोलकाता टू दिल्ली अगर है तो वाया बनारस, वाया बनारस, इलाहाबाद, ठीक, कानपुर, मथुरा, नहीं आगरा, देन मथुरा, और फिर दिल्ली। ऐसे ही अगर ये जाएगा तो दिल्ली से निकलता हुआ जालंधर या अंबाला, अंबाला, जालंधर, अमृतसर, और अमृतसर में कहा जाके खत्म होगा, इंडो पाक बॉर्डर पर, बाघा बॉर्डर पर, इंडो पाक बॉर्डर पर जाके खत्म होगा, इंडो पाक बॉर्डर, बाघा बॉर्डर। अब आपका ये NH1 NH2 GT रोड के रूप में कंप्लीट होंगे। NH3 को शॉर्ट फॉर्म में AB रोड कहते हैं, आगरा बॉम्बे रोड, तो AB रोड है ये। तो आगरा शुरू करते हुए ग्वालियर, देवास, और वहां से सीधा बॉम्बे। चलिए अब क्वेश्चन बनता है कि जो वेस्टर्न कोस्ट है आपका, वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल कौन से हाईवेज मिलेंगे आपको या मिलता है।
ये देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको रटना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं। तो अगर ये वेस्टर्न कोस्ट है हमारा पूरा, ठीक है, तो पैरेलल कौन सा हाईवे जा रहा है, ये वाला, ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बना है भारत के वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल और ईस्टर्न के पैरेलल कौन कौन से हाईवे हैं। तो जवाब होगा वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल आपका हाईवे होगा, दिखाई देख के बता सकते हो कौन सा है इसमें। NH 17 है ना, पनवेल टू इडापल्ली, पनवेल बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में पनवेल टू पनवेल टू इडापल्ली, केरल। ये आपका NH 17 है, पनवेल टू इडापल्ली। ठीक है, ऐसे ही NH 5 है जो आपको ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल जाएगा। तो ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल NH 5 है जो बाहर गौरा टू चेन्नई, बाहर गौरा टू चेन्नई, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे छोटा हाईवे, स्मॉलेस्ट हाईवे, स्मॉलेस्ट मतलब लंबाई में, ओनली 6 किलोमीटर का है, ओनली 6 किलोमीटर का है। इसमें शायद है कि नहीं, नहीं है। इट हैज ओनली 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर लंबा है ये, और चेन्नई में आपको कोचीन में मिलेगा, और भी नीचे। तो इट इज फ्रॉम कोची और कोचीन टू विलिंगटन आइलैंड, विलिंगटन, यहां मैंने लिखाया था आपको, एक आइलैंड है ये, दिखाया था आइलैंड्स के टाइम पर, विलिंगटन। NH 47A बोलते हैं इसे, एक्चुअली बाईपास है, इसलिए सबसे छोटा, बाईपास छोटे ही होते हैं, 8 से 10, 15, 20 किलोमीटर के होते हैं मैक्सिमम, तो इट इज ओनली बेसिकली बाईपास। ऐसे क्वेश्चन आप बनेंगे, जवाहर सुरंग से पास, जवाहर पास या जवाहर सुरंग से जाने वाला कौन सा है टनल से। तो NH 1A जलंधर से उरी, जलंधर से उरी, तो जवाहर टनल से पास होगा, और जवाहर टनल कहाँ है, पीर पंजाल हिल्स में है, तो पीर पंजाल होते हुए जाएगा ये। इसी से आप जम्मू से श्रीनगर जाएंगे, तो क्वेश्चन वैसे भी बनता है, जम्मू से श्रीनगर जाना हो तो कौन से माउंटेन पार करेंगे आप। तो जम्मू से श्रीनगर जाना हो तो आप इसी पास का या इसी टनल का या इसी रोड का, हाईवे का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेंथ वाइज सबसे ज्यादा हाईवे किस स्टेट में है। लेंथ वाइज सबसे ज्यादा हाईवे किस स्टेट में है, इस नेशनल हाईवे यूपी में सबसे ज्यादा है लेंथ वाइज, सेकंड में राजस्थान है। तो यूपी के पास लगभग 10% नेशनल हाईवे लेंथ वाइज है। कभी नंबर 1 हुआ करता था वैसे भी उत्तराखंड जब था, अब अलग होने के बावजूद भी लंबाई अभी भी यूपी में सबसे ज्यादा है। क्लियर है यहां तक। बाकी जो आपको तैयार करना है वो करंट अफेयर से देखते रहिए, कौन सा नेशनल हाईवे चर्चा में रहा है या जैसे भी है वो आपको ध्यान में रखना।
ठीक है। अब देखेंगे आप स्टेट हाईवेज। तो स्टेट पीडब्ल्यूडी से मेंटेन करते हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट इसे बनाती है और चलाती है। जो राज्य की राजधानी को जिलों के हेडक्वार्टर से जोड़ती है। इनका दूसरा काम क्या है? ये स्टेट को स्टेट को नेशनल हाईवे से कनेक्ट करते हैं। और बहुत अच्छा डेटा है, किताबों में आपको कम मिलेगा। ये केवल 4% है टोटल रोड्स में। इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 4% है टोटल रोड नेटवर्क्स में, ये 4%। तो देखिए, क्वेश्चन तैयार हो रहा है, एक छुपा क्वेश्चन तैयार हो गया। क्या तैयार हुआ? कंट्रीब्यूशन वाइज अगर टोटल हाईवेज देखेंगे, टोटल रोड्स देखेंगे, तो सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका है? अगर नीचे से शुरू करेंगे तो एनएच का है, फिर सेकंड 2 पर अब आएगा। अब ज्यादा से ज्यादा अगर 4% है तो नंबर 2 ही होना चाहिए इसको भी, है ना? तो स्टेट हाईवेज का होगा। तो ग्रेजुअली ये घटता चला जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेट हाईवे हैं, या किस स्टेट के पास सबसे ज्यादा हाईवे हैं? महाराष्ट्र के पास सबसे ज्यादा स्टेट हाईवेज हैं लेंथ वाइज, और टोटल इंडिया का लगभग 24% महाराष्ट्र के पास है। तो हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट स्टेट हाईवे महाराष्ट्र। तो एक बड़ा रीजन क्या हो सकता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। महाराष्ट्र भारत की आर्थिक राजधानी है, बॉम्बे, तो पुणे है, या पूरा महाराष्ट्र की इकोनॉमिक क्राइटेरिया का अच्छा पार्ट है। तो चलिए, स्टेट हाईवे के बाद डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बारे में लिख लेंगे। इनका जो काम है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और पीडब्ल्यूडी पर होता है, स्टेट पीडब्ल्यूडी पर। इसका सीधा मतलब है कि जो भी आपकी जिला पंचायत हैं, या आपकी जो कॉरपोरेशंस हैं, नगर पालिका हैं, उन पर ज्यादा काम होगा इसका। और लास्ट में है विलेज रोड। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन्हीं का है। तो ये विलेज पंचायत द्वारा बनाई और मेंटेन की जाती हैं। आपके पास ऑपरेशंस भी हैं सबके, जिधर देख रहे होंगे आप लोग। ठीक है। जिला परिषद बनाएगी और तहसील और ब्लॉक को जोड़ेगी, ग्राम पंचायत बनाएगी, विलेज को पास के कस्बों से जोड़ देगी, है ना? तो कनेक्टिंग एरियाज भी आप देख लीजिए। परसेंटेज नहीं लिखा था, परसेंटेज लिख लीजिए। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 14%। तो 2%, 4%, 14%, कितने होगा टोटल? 20। यानी गांव कितना कवर करेंगे आप? 80%। जैसे मैंने कहा था, सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा? नेचर ऑफ टेरेन का, है ना, विलेज रोड्स पर। तो जो पहाड़ी इलाके हैं, डेजर्ट्स के इलाके हैं, जंगल के इलाके हैं, वहां डेंसिटी कम मिलेगी आपको। इवन प्लेटू रीजन में भी।
ठीक है, यहाँ तक। पिछले कुछ समय से एक नया क्लासिफिकेशन भी देखने को मिल रहा है, और वो है बॉर्डर रोड्स का और इंटरनेशनल हाईवेज का। ये तो एकदम ही रिसेंट कंसेप्ट है ना। तो इसको भी देख लीजिए एक बार। बीआरओ कब बना है? जब हम भारत चाइना से जब हम लड़ते थे, तब हमारे पहली बार समझ आया कि हमारे पास रोड्स नहीं है। तब हमने जाके बीआरओ को एस्टेब्लिश किया। कर चुके थे पहले ही, लेकिन इसको यूज हमने सबसे ज्यादा किया उसी समय। तो आप देख रहे होंगे कि चाइना का अटैक कहाँ हुआ था? नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट पर। तो इसलिए हमने सबसे ज्यादा, चूंकि चाइना से लंबी डिस्टेंस है, इसलिए हमें वहां पर उस पर काम करना पड़ा। और हम जानते हैं कि हमारा नॉर्दर्न और नॉर्दर्न ईस्ट कैसा है? हिली एरिया है, माउंटेनस टेरेन है, ऊंचाई के इलाके हैं। तो जो रूट्स मैंने आपको बताई थी अभी, मनाली टू लेह वाली, वो ये है, और वो बीआरओ के द्वारा बनाई गई है। कितनी हाइट पर है? 4270 मीटर हाइट पर है। तो भारत की सीमाओं पर और पहाड़ी क्षेत्रों में, सीमाओं पर और भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में या ऊंचाई वाले इलाकों में बीआरओ काम करता है मेनली। क्योंकि नाम ही है बॉर्डर रोड, है ना। तो बॉर्डर्स की रोड बनाएगा, और से किसी को डायरेक्ट जो मेन काम है वो यही है। ये डेटा भी बहुत पिछले कुछ समय से ही काम में आया है। तो जरूर देख सकते हैं कि भारत में जो डेंसिटी वो कैसे नापी जाती है, रोड डेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो पर 100 स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर में कितनी रोड्स अवेलेबल हैं, उससे हम वहाँ की डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो सड़क घनत्व बोलते हैं इसको। तो क्वेश्चन बनता है कि सड़क घनत्व कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे कम कहाँ पर है? जम्मू में है। और सबसे ज्यादा कहाँ पर है? केरला में। तो इससे आप टैली कर सकते हो। एक पॉइंट निकल कर आता है कि जो राज्य या जो देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पर हैं, तो केरल भारत के सभी राज्यों में नंबर 1 रहता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो वहाँ रोड्स भी आप देखेंगे कि कितनी बेटर अवेलेबल है। नेशनल एवरेज कितना है? 142। तो आपको 3 डेटा इसलिए तैयार करने थे। पूरे देश का एवरेज देखिए, फिर सबसे कम और सबसे ज्यादा। ठीक है। बीआरओ ने कुछ चलाए हैं जो पूछे गए हैं एक दो बार। जैसे प्रोजेक्ट दंतक क्या है? प्रोजेक्ट हाँ, दंतक ही पूछा गया है। तो नक्सल इन्फ्लुएंस्ड या इफेक्टेड एरिया में रोड्स बनाने की जिम्मेदारी बीआरओ ने निभाई, क्योंकि बीआरओ के पास अपनी आर्मी भी है, मतलब थोड़ा सा उनका डिफेंस भी रहता है उनके पास। तो इसलिए वो इन सेंसिटिव एरियाज में रोड्स बना रहे। ठीक है। दंतक है, हीरक है, प्रोजेक्ट हीरक भी काम करता है इस पर। HEERAK, हीरक, दंतक और बीकन। ये सब प्रोजेक्ट्स हैं। और भी चलते हैं तो वो आप लोग करंट अफेयर से रिलेट करके रखेंगे उसे।
वही मैं कह रहा हूँ, देखते रहिए। ठीक है, अब एक मोटा मोटा क्वेश्चन बनता है कि लो कहाँ पर है, टेरिटरी वाइज देखें तो हिमालय जाहिर सी बात है तो लो होगा, हिमालय का हिस्सा नॉर्थ ईस्ट में है तो वो भी लो होगा, और नीचे मध्य प्रदेश जंगल और माउंटेन का इलाका है मध्य प्रदेश का, वहां लो होगा। राजस्थान डेजर्ट इसलिए वहां लो होना चाहिए। ठीक है, तो टेरिटरी या एरिया वाइज भी आप ये काम कर सकते हैं। सबसे कम सबसे ज्यादा स्टेट भी और सबसे कम ज्यादा एरिया भी, दोनों तरह से क्वेश्चन बनता है। इन सब को देखते हुए भारत सरकार ने पिछले 20-25 सालों में सड़कों को टारगेट किया हुआ है और कई प्रोजेक्ट्स चलाए हैं इनके डेवलपमेंट के लिए। अब हमारी अगली डिस्कशन उन प्रोजेक्ट्स पर होनी चाहिए, क्वेश्चन मैक्सिमम वहीं से बनेंगे आपके, वहीं से बनते भी हैं। ये क्वेश्चन तो मेंस का है तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं इसको डिस्कस करना यहाँ पर। हमारी चर्चा अब कहाँ जानी चाहिए, ये है कुछ एकदम लेटेस्ट, जैसे नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड RED, ये क्या काम करती है, रोड की क्वालिटी वगैरह को मेंटेन करने का काम करती है। रोड्स कैसी बनी है, इंटर स्टैंडर्ड वाली हैं कि नहीं है, ये सब चीजें इनको देखना होता है। कहीं भी कर सकते हैं, खासकर नेशनल हाईवे को सबसे ज्यादा करेंगे। क्लियर है, तो अच्छा प्रश्न है, यूपीएससी के लेवल का प्रश्न है। फिर क्वेश्चन बनता है किस डिपार्टमेंट में काम करता है ये, किस अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ तो हैवी इंडस्ट्री में काम करेगा ये। टेस्टिंग का काम, वैलिडेशन का काम, कितने नॉर्थ ईस्ट में स्पेशल स्पेसिफिक प्रोग्राम है, प्रोग्राम नॉर्थ ईस्ट है ना। तो ये दो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। क्या जरूरी नहीं है, मेरे भाई क्या हुआ ऐसे। ठीक है, ये डेटा तो किसी काम का है नहीं। अब आइए इस चीज पर, सबसे महत्वपूर्ण चीज रिसेंटली चर्चा में है, भारतमाला प्रोजेक्ट का संबंध किस चीज से है। ठीक है, भारतमाला प्रोजेक्ट का संबंध किस चीज से है, तो जैसे मैंने कहा कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो पिछले 20-25 सालों में प्रोजेक्ट्स जिस पर क्वेश्चंस बहुत बने हैं उनको जोड़ के देखेंगे, है ना। तो भारतमाला प्रोजेक्ट कितने स्टेट्स में चल रहा है, 13 स्टेट्स में है, और इसमें 5300 किलोमीटर लिया गया है इलाका। आपका उत्तराखंड भी इसका हिस्सा बनता है, इससे ध्यान रखेंगे इसको। और आप देखेंगे सरप्राइजिंगली इसमें साउथ का कोई स्टेट है नहीं, क्योंकि साउथ में रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इससे जहां जहां डिप्राइवेशन है वहीं वहीं इसको शुरू भी किया आपने। तो आप देखेंगे गुजरात, अभी देखा था राजस्थान सबसे लो इलाके में से आता है तो वहां ले लिया। नॉर्थ ईस्ट है सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, देख रहे हैं आप लोग, है ना। मणिपुर, म्यांमार, तो नॉर्थ ईस्ट कमजोर था तो वहां ले लिया आपने। J&K कमजोर था तो वहां ले लिया।
तो जो कमजोर इलाके हैं वो सारे कवर हो गए इसमें। पंजाब और यूपी बिहार थोड़ा सा, क्योंकि ये भी रूरल डेवलपमेंट, रूरल पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा है, तो इन 13 राज्यों को जोड़ने के लिए तो एक साथ लिखने से अच्छा है कि आप कैटेगरी वाइज जो आपने, ये आपको याद भी हो जाएगा, है ना। सबसे पहला पॉइंट था कि साउथ नहीं है, ये काम खत्म हो गया। फिर इसे बांटो कि 3 पार्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, सेंट्रल स्टेट भी हैं और वेस्टर्न स्टेट्स भी हैं। वेस्टर्न में आपके पास कितने आ गए, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, 3 यहाँ पर हैं, ठीक है। फिर आप बीच वालों को, यूपी और को जोड़ दीजिए, बिहार को। अब बाकी बच गया आपके नॉर्थ ईस्ट, हो गया काम। इसे मेमोरी मेमोरी में बने रहेंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी आपको। भारतमाला प्रोजेक्ट, हो गया यहाँ तक। मैंने आपको बताया था भारत में, मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में सबसे पहले सड़कों को कुछ फोकस करना शुरू किया था और पीडब्ल्यूडी भी बनाया था। ठीक है, जो लोग और इंटेंस पढ़ना चाहते हैं उसमें इस ये पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। अ, इसमें सीमेंट को ज्यादा फोकस किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ बिटुमिन इज एक्सेप्टेड, है ना। कोल से ज्यादा क्या बनेगा इसमें, सीमेंट को से ज्यादा मैक्सिमम हिस्सा बनाना होगा हमें इसका। ठीक है, पॉइंट नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, सीमेंट का यूज ज्यादा होगा कंपेरेटिवली। ड्यूरेबिलिटी, सीमेंट की रोड ज्यादा लॉन्ग टर्म अच्छी होती। ये है अगला प्रोजेक्ट सागरमाला। अभी आपने जो लिखा है वो आप देख रहे होंगे, ये है इसका प्रॉपर कनेक्टिविटी। तो पहले गुजरात, राजस्थान, पंजाब होते हुए जम्मू जाना, जम्मू से फिर हिमाचल, उत्तराखंड और ये सब होते हुए फिर हमें, ठीक है। वेस्ट बंगाल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ गैप किया हुआ है, देख रहे होंगे आप, ये गैप हो चुका है यहाँ से। चलिए, इसके बाद अब लिखेंगे सागरमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला। तो डेट्स भी आपको याद रखनी है। और मोदी जी, वाजपेयी ने शुरुआती क्लासेस में बताया था, वाजपेयी जी की देन है ये, और अब मोदी गवर्नमेंट भी इसको वापस रिवाइव कर रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सागरमाला है ना, इसलिए जाहिर सी बात है कि नॉर्थ के लिए हुआ भारतमाला और साउथ के लिए हुआ सागरमाला, क्योंकि कोस्टल रीजन हमारा है ना। तो क्या करेंगे इसमें आप, डेवलपमेंट ऑफ 10 सीईआर, सीईआर का मतलब कोस्टल इकोनॉमिक रीजन तैयार करने हैं आपको। तो सागरमाला और भारतमाला। क्या करेंगे इसमें आप, 7,000 किलोमीटर का कोस्ट लाइन फ्रेट ऑप्शन आपके पास है,
उसको आप डेवलप करेंगे, जिसमें रेल, लैंड और इनलैंड से ऐसे कनेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये कोस्टल रीजन में ज्यादा होगा, मतलब अगर हम भारत का मैप देखेंगे तो इस तरह से ज्यादा दिखाई देगा रादर देन कि बीच में लगेगा ये। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर बने हैं, सॉरी ये वेस्टर्न होगा और ईस्टर्न है, आगे हम बात करेंगे इस पर। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर, ठीक है, तो इकोनॉमी में बात करेंगे इसकी, तो इस दोनों डेडिकेट फ्रेड जो फ्रेड फ्रेड कॉरिडोर है, इनको कनेक्टिविटी कैसे मिलेगी, इसी सागरमाला से मिलने वाले। तो आप जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं बेसिकली वो सब इसको देखते हुए डेवलप किया गया। क्योंकि साउथ इंडिया कनेक्टिविटी के मामले में ठीक है रोड्स को लेकर, चाहे भले ही उनका टेरेन थोड़ा अजीब सा है, मतलब अजीब सा मतलब चैलेंजेस वाला है। ठीक है, तो मेन कंसर्न बस कितना इतना था कि कितने किलोमीटर लेना है हमें इसमें हमें, और इसमें 10 CR को मैं इसको कवर अप करना है। जो लोग यूपीएससी देना चाहे वो देख सकते हैं। सागरमाला के 4 पिलर्स हैं, जो चीज आपने ऊपर लिखी है वो बेसिकली 4 पिलर्स पर चलने वाली है। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन शामिल है इसमें सागरमाला में। पोर्ट्स को आप क्या करेंगे, कवर करेंगे, ये मेंस का क्वेश्चन अच्छा बनेगा। पोर्ट की कनेक्टिविटी को डेवलप करेंगे, पोर्ट लैंड का इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, और कोस्टल कम्युनिटी का होना चाहिए। तो इसके लिए इसलिए 4 इसके मेन पिलर होने चाहिए हमारे पास, और सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इसमें हमें नए पोर्ट्स भी बनाने हैं, नए पोर्ट्स भी बन रहे हैं। उसके लिए हाईवे, रेलवे, इनलैंड वाटरवे, पाइपलाइन ये भी तैयार करना है। ठीक है, ये कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि वहां पर हम क्या बनाने वाले हैं, ये 3 चीजें बनाने वाले हैं। CEU बनाने वाले हैं, CEZ बनाने वाले हैं, और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाने वाले हैं। तो इनको कनेक्टिविटी चाहिए होगी, वो मिल जाएगी आपको यहाँ से। लोगों को क्या मिलेगा, टूरिज्म डेवलप होगा वहां पर, फिशरीज डेवलप होगी। तो ये 4 एक दूसरे से कनेक्टेड एरियाज हैं। तो एक तरह से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है आपके लिए डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हिंदी वालों को ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना, तो ऐसा कुछ खास इंग्लिश है नहीं। यानी सागरमाला प्रोजेक्ट के 4 मेन स्तंभ हैं, 4 स्तंभ हैं। पहला है बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना होगा। दूसरा, बंदरगाहों को कनेक्टिविटी देनी होगी, यानी बंदरगाहों से संपर्क बनाना होगा। फिर जो पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब तटों पर आधारित या बंदरगाहों पर आधारित जो औद्योगिकरण है, उसमें 3 चीजें हमें देखनी होगी, पोर्ट आधारित या बंदरगाह आधारित औद्योगिकरण, और फिर जो उस इलाके के लोग हैं उनको क्या मिलेगा, कम्युनिटीज को, समुदाय को क्या मिलेगा, वो देखना है इसमें। तो ऐसा नहीं कि सागरमाला प्रोजेक्ट्स में केवल आप रोड बना रहे हो, सागरमाला प्रोजेक्ट्स में आप पोर्ट्स भी बना रहे हैं।
पोर्ट डेवलपमेंट का काम भी करेंगे। ठीक है, यहां तक। ये है आपका सागरमाला नेटवर्क मैप। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी चर्चा की थी आपको, अब फिर से देख लीजिए इसको। ये चर्चा अलग से भी डिटेल में करनी है। मैंने आपको बताया था दिल्ली से शुरू होगा हमारा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिर यहां से आगे जाएगा तो ये विकसित होगा पूरा, और फिर ये कनेक्ट करेगा। ये पूरा एक कॉरिडोर तैयार करना है हमें ऐसे मिलाते हुए। तो भारत को इंडस्ट्रियली इंटीग्रेटेड करने का काम आएगा ये प्रोजेक्ट हमारा, कि नॉर्थ का कच्चा माल साउथ में और साउथ का कच्चा माल नॉर्थ में, तैयार माल भी एक दूसरे को हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। और कॉरिडोर बन रहे हैं, इसका मतलब भी है कि इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को टारगेट पे करना है। ठीक। तो इसके लिए हमने ट्रेन डेवलपमेंट भी की, आगे देखेंगे। स्पेसिफिकली ट्रेन चलाई हमने इस चीज के लिए, यानी उस जो वहाँ क्या बोलते हैं, रूट जो डेवलप किया गया है, उस पर पैसेंजर चलेगा ही नहीं, उस पर केवल कौन चलेंगे, ट्रेन जाने वाली। तो एक इसलिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। तो दो एक्सेस बन सकते हैं आपके, क्वेश्चन बनेगा धाकुनी कोलकाता से शुरू होकर अमृतसर तक जाएगा, अमृतसर से दिल्ली होते हुए फिर बम्बई तक है, मुंबई से फिर अलग होगा तो चेन्नई तक जाएगा, चेन्नई से फिर एन्नोर शुरू होते हुए पारादीप तक जाएगा। तो और डिटेल पढ़ने का मौका मिलेगा तब आगे देखेंगे इसे हम। ठीक है, हटा दें। अभी दो प्रोजेक्ट और बचे हैं, उनको भी देख लीजिए। इन्हें लिखिए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज कहेंगे इसे। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज। और नॉर्थ ईस्ट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा। बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, फिर से चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये भी भारत की इकोनॉमी की जान है। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब चार भुजाएं होनी चाहिए, है ना, चतुर्भुज है। टोटल लेंथ 5846 है। ठीक है, इसको याद करने के लिए इजी है कि 10 और जोड़ देते 12, तो कितना हो जाता, 485848। तो दो कम करने हैं, तो 45846 के ऐसे आप तैयार कर सकते हो इसे, है ना। क्या करेगा, भारत की चार मेट्रो सिटीज को जोड़ता है। इसमें जो क्वाड्रिलेटरल है, चार भुजाएं हैं, वो चार भुजाएं किस किस के लिए हैं, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू कोलकाता। ठीक है, ये चार आर्म्स हैं इसकी। तो भारत की चार मेगा सिटी या चार मेट्रोपॉलिटन सिटी को, ये आपके सामने फिगर है, पूरा तैयार है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, बताओ, क्या क्वेश्चन बनना चाहिए इसमें से। सबसे लंबी आर्म्स कौन सी है, ये पूछा जाएगा। सबसे छोटी आर्म्स कौन सी है, सबसे लंबी आर्म, चाहे भुजा, नाम क्या दे रहे हो आप, भुजा दे रहे हो, चतुर्भुज कह रहे हो ना, उसे चार भुजाएं होनी चाहिए। तो सबसे लंबी आर्म, सबसे छोटी लंबी आर्म, या छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी आर्म्स बताइए कौन कौन सी हैं, इस तरह से प्रश्न बनेगा। हाँ, तो गोल्डन, हाँ गोल्डन का पर्पस तो यह है कि जो हमारी कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगी इससे।
हमें इसका एडवांटेज गोल्ड के रूप में दिखेगा, मतलब ये कहना चाहते हैं। तो गोल्ड का मतलब यहाँ इकोनॉमिकली बेनिफिट्स हैं, है ना। तो स्वर्ण स्वर्णिम होगा, तो स्वर्णिम समझ गए ना क्यों होगा। तो सबसे छोटी लाइन जो आर्म है वो मुंबई टू चेन्नई है, मुंबई टू चेन्नई सबसे छोटी है। उसके बाद दिल्ली टू बॉम्बे बड़ी है। उसके बाद कोलकाता टू दिल्ली नंबर 3 पर है। और चेन्नई टू कोलकाता नंबर 4 पर है। ये लेंथ वाइज है जो आपको तैयार करनी है। तो वैसे भी दिख रही होगी लेंथ वाइज, सबसे लंबी ये है, पहले दिख गई 4 नंबर पर है। ये मुंबई टू सबसे छोटी आपको यही लग रही होगी, तो नंबर 1 ये है ना। इस तरह से नाम देना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट है आपके पास, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इसकी लंबाई 4074 है। तो इसमें सीधा लाइन आनी होगी इसमें, है ना। तो देखते हैं सीधी लाइन के लिए क्या है हमारे पास। ये है आपके लिए ये वाला प्रोजेक्ट। तो आप देख रहे होंगे श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाएगा। ये श्रीनगर हो गया, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ये नॉर्थ टू साउथ है। और ईस्ट टू वेस्ट में पोरबंदर से शुरू करेंगे और सिलचर तक जाएगा। टोटल लेंथ 7142 किलोमीटर की है। टोटल लेंथ 7142 किलोमीटर की है। कनेक्टिंग एरिया जरूर लिखिएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक और फिर सिलचर से पोरबंदर तक, सिलचर से पोरबंदर तक। अब इसमें अगर हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को भी जोड़ दें तो फिर ये कनेक्टिविटी कहाँ मिलती है सबको, ये कहाँ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। झांसी, बिल्कुल ठीक है। ये जगह का नाम होगा झांसी, ये है वो प्लेस। तो ये आप देखेंगे यहां से निकलते हुए और ये यहां से निकलते हुए, तो ये झांसी इसका जंक्शन होगा, कनेक्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है यहाँ तक। अच्छा क्वेश्चन और भी है अभी इसमें बहुत सारे। और जैसे एक्सप्रेस वे क्या होते हैं, देखा ना आपने नोएडा दिल्ली एक्सप्रेस वे बना है, नोएडा टू आगरा बना है ना। ये क्या होते हैं, इन पर आपको डिस्कस करना पड़ेगा। इनमें और बाकियों में क्या डिफरेंस है, इनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं बाकियों से। चलिए और लिखेंगे, एनएचडीपी क्या है। एनएचडीपी, एनएचडीपी जो भी आपने अभी पढ़ा वो किसके अंडर में आ रहा है, एनएचडीपी के अंडर में आता है। खासकर क्वाड्रिलेटरल और कॉरिडोर, ये दोनों किसका पार्ट है, एनएचडीपी का, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। मोदी वाजपेयी जी का प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट 99 में स्टार्ट हुआ। और उसके आर्किटेक्चर बने कौन,
भुवन चंद खंडूरी। तो कहा जाता है कि कंप्यूटर राजीव गांधी लेकर आए, 5 ईयर प्लान नेहरू जी लेकर आए, तो अटल जी क्या देकर गए देश को? तो अटल जी ने रोड्स दी भारत को। ऐसा नहीं कि उससे पहले रोड्स नहीं थी, लेकिन जिस तरह से रोड्स को उन्होंने विजन के रूप में डेवलप किया वो अभी तक कोई नहीं कर पाया था। तो क्रेडिट वाजपेयी जी के पास है। मोदी जी को क्या मिलेगा बदले में? उनको वाटर वाला कंसेप्ट मिलेगा। उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया वाटर को, नेशनल हाईवेज, वाटरवेज को। ठीक है, तो एनएचडीपी 99 में शुरू हुआ। अब एनएचडीपी को ऑपरेट कौन करेगा? इन सबको ऑपरेट कौन कर रहा है, ये भी जरूरी है ना? तो एनएचएआई करती है, एनएचएआई। क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आपको इनकी लेंथ लिखनी हो तो आप लेंथ भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। है ना, देख आप देख रहे हो यहाँ भी दिखाई देगी आपको, है ना? तो ये लेंथ जो है वो, ये वाली जो है ईस्ट टू वेस्ट वाली 4000 किलोमीटर की है। ईस्ट टू वेस्ट कितनी है? 4000 किलोमीटर की है। और एक मिनट रुकना, डेटा गड़बड़ है। नॉर्थ टू साउथ 4000 है, नॉर्थ टू साउथ 4000 है, और ईस्ट टू वेस्ट 3142 किलोमीटर का है। 3142 किलोमीटर का है। एनएचएआई के बारे में अगर आप जानना चाहें तो थोड़ा और फोकस कर लें उसे, कब बनी, कैसे, क्या है, आपको क्वेश्चन क्वेश्चन बनते हैं उसे। अगला प्रोजेक्ट है प्राइम मिनिस्टर भारत जोड़ो प्रोजेक्ट। भारत जोड़ो 2004 का है, 2004 का प्रोजेक्ट है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि सेकंड फेज था, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट कब से चली थी? 99 से 2004 तक चली थी, है ना? अब आइए प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना, जीएसवाई कहते हैं इसलिए इसको, पीएमजीएसवाई शॉर्ट फॉर्म में, पॉपुलर नाम इसका यही है, पीएमजीएसवाई। 2000 में स्टार्ट हुआ था। यानी इसमें क्या प्रोजेक्ट होगा? गांव को पास की मेन सड़क से कनेक्ट करना। तो कनेक्टिविटी ऑफ विलेजेस विथ नियरेस्ट मेन रोड। इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, वो भी देख लीजिए। अगर पहाड़ी, डेजर्ट और ट्राइबल एरिया है तो वहां उस गांव की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 250 होनी चाहिए, उससे कम नहीं होगी तो बनेगी। ठीक है, और अगर इनके अलावा कहीं और बन रही है तो वहां पॉपुलेशन 500 होनी चाहिए उस विलेज की, तब जाकर वो रोड बनेगी वहां पर। यानी विलेज का जो साइज दिया गया है वो पॉपुलेशन को माना गया है, 500 और 250। ठीक है, जैसा मैंने कहा अभी बहुत कुछ है इसमें करने के लिए। अब आप कितने इनोवेटिव हैं आप देख सकते हैं। जैसे आपने इंटरनेशनल भी लिखा था अभी, है ना? इंटरनेशनल रोड्स लिखी थी, तो उसमें भारत ने क्या किया है? एमजीसी बनाया हुआ है। एमजीसी, मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन सहयोग, मेकोंग गंगा सहयोग या मेकोंग गंगा समझौता 2012 में बना था। और मेकोंग आप जानते हो कि साउथ ईस्ट की गंगा कही जाती है, तो भारत की गंगा पवित्रतम नदी है। और ऐसे ही ये कंडीशन कहां पर है? मेकोंग की साउथ ईस्ट के 5 कंट्रीज हैं जहां मेकोंग नदी बहती है, तो उनसे हमारी रोड कनेक्टिविटी बेटर है। कौन से हैं वो 5 देश, उन्हें आप लिखेंगे। कम ऊपर से चलिए, म्यांमार, नीचे जाएंगे तो कंबोडिया और थाईलैंड,
और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो लाओस और वियतनाम, लाओस और वियतनाम। तो इन सब से मेकोंग नदी जुड़ी हुई है। अब भारत ऐसा क्यों कर रहा है, ये रोड्स क्यों बना के दे रहा है हमें वहां से? तो दो रीजन है। मोदी जी का विजन क्या था, और इस प्रोजेक्ट का तो 2012 में स्टार्ट हुआ है, तो उस समय क्या विजन है देखना है आपको। तो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था लुक ईस्ट पॉलिसी, है ना। तो हमें क्या करना है, पूर्व की ओर देखना है। यानी आसियान को ही क्यों देखना है, इन पांचों को ही क्यों देखना है? क्योंकि आपसे रोड कनेक्टिविटी पॉसिबल है, बाकी देशों से रोड कनेक्टिविटी यहाँ से पॉसिबल नहीं होगी, पानी से या एयर से जाना पड़ेगा वहां पर। तो इनसे ही क्यों, दो रीजन है। हमें क्या चाहिए, आसियान चाहिए, है ना। तो ये नहीं होगा, इस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, है ना। तो जिस तरह से भारत एक बड़ा मार्केट है पूरे वर्ल्ड के लिए पॉपुलेशन वाइज, वैसे ही आसियान के 10 देश भी क्या हैं, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक्सेस का काम करते हैं, वन ऑफ एक्सेस है वो। पॉपुलेशन वाइज काफी बड़ा मार्केट माना जाता है इस एरिया का, पूरे वर्ल्ड का एरिया का क्या, पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड का। तो हर देश कोशिश कर रहा है कि आसियान देशों से अच्छा से संबंध बनाए रखा जाए। तो उसी के लिए अब मोदी ने क्या कर दिया, मोदी जी ने उसको एक्ट ईस्ट नाम दे दिया। तो विजन तब था, और एक्ट ईस्ट कैसे करें, तो उन्होंने कहा कि इसका ऐसा करते हैं, इसको रोड को तैयार करते हैं। प्लस भारत के कई हिस्से अभी भी बैकवर्ड हैं और कुछ बहुत डेवलप हैं। जैसे आप देखेंगे एक साफ साफ अंतर दिखता है, एक लाइन खींच दीजिए, कहा जाता है कि ये हाईवे हाईवे नहीं है, नेशनल हाईवे नहीं है, बल्कि क्या है, ये भारत का वो लाइन है जो भारत और इंडिया को दो भागों में बांट देती है। इधर वाला पार्ट इंडिया है, इधर वाला पार्ट भारत है। कुल मिलाकर डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो गुड़गांव सब कहाँ मिलेंगे आपको, दिल्ली मिलेंगे, बॉम्बे मिलेगा, यहाँ पर आपको बंगलोर वगैरह सब आपको यहीं मिल जाएंगे, पूरा डेवलप्ड, है ना। जबकि यहाँ बिहार उड़ीसा ये सब क्या है, भारत के बैकवर्ड इलाके में आते हैं, और इनमें सबसे बैकवर्ड कौन हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो हम मान रहे हैं कि ये गंगा मेकोंग प्रोजेक्ट या एशियन आसियान, तो भारत का अपना हित है कि नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करना होगा। और जब से आप देखेंगे मोदी जी पावर में आए हैं, तो मेरी जानकारी में जहां तक है कि पहले प्राइम मिनिस्टर ने जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से मिनिस्ट्री बना रखी है अपने पास, है ना। तो ये उनके विजन को दिखाता है कि वो कितना विजनरी हैं। ठीक है। तो गंगा मेकोंग प्रोजेक्ट उसी इस विजन का पूरा एक हिस्सा है कि नॉर्थ ईस्ट को डेवलप किया जा सकेगा। और इंटरनेशनल में देखेंगे तो चाइना का काउंटर भी है, क्योंकि चाइना लगातार म्यांमार में डेवलपमेंट कर रहा है। इन देशों में जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पर, इनमें डेवलपमेंट करके अपनी पकड़ बना रहा है। तो अगर ये पकड़ बन जाती है तो चाइना भारत के बहुत पास आ जाएगा, इधर से भी, समुद्र से भी, है ना। तो जो है ना, वो पल्स थ्योरी जो है वो काम आने, वो इम्प्लीमेंट होती हुई दिख रही थी, नेकलेस थ्योरी, सॉरी, है ना। अमेरिका ने चाइना ने भारत को कवर करने के लिए क्या किया हुआ है, नेकलेस पॉलिसी यूज की हुई है ना। क्योंकि भारत का ये ऐसा लगे ये गला है बेसिकली, है ना, ये वाला हिस्सा, गले में नेकलेस पहनते तो ऐसा शेप आ जाता है ना नेकलेस का। तो भारत को कवर करने के लिए, काउंटर करने के लिए चाइना ने ये नेकलेस थ्योरी यूज की हुई है। मतलब म्यांमार इधर, इन देशों को इधर, श्रीलंका के हम्बन टोटा को इधर, ग्वादर पोर्ट कराची को चाइना ने अपने होल्ड में ले रखा है। होल्ड का मतलब डेवलपमेंट के नाम पर कवर किया हुआ है। तो इसका सीधा मतलब है कि कल को अगर उन्हें डिफेंस मजबूत करना होगा तो यहाँ भी अपनी आर्मी को क्या कर सकते हैं, वो डिप्लॉय कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से भारत घिर गया चारों तरफ से, और आने वाली, हमने दुनिया बोली थी कहाँ जाएगी, पानी में दिखेगी आपको। तो भारत अगर डिस्कनेक्ट होता है पूरे वर्ल्ड से तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान हमें नहीं आगे बढ़ने देगा, ठीक, यहाँ चाइना है ही, अब रास्ता कहाँ है हमारे पास जाने के लिए कहीं भी। ठीक है। तो भारत ने इस नेकलेस थ्योरी का जवाब
स्ट्रिंग ऑफ पल्स से दिया है, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल। ये हमारी दोनों की विदेश नीतियां हैं। हमने भी काउंटर में डेवलपमेंट शुरू किए हैं म्यांमार में। तो इसी स्ट्रिंग ऑफ पल्स में एक हिस्सा जितने भी देश साउथ ईस्ट एशिया में हैं, खासकर 5, तो ये भी सब कोस्टल कंट्रीज हैं। लाओस को छोड़ दिया जाए, लाओस अकेला इसमें से कैसा है, लैंड लॉक्ड है, बाकी सब क्या है, कोस्टल कंट्रीज भी हैं। तो भारत को इससे वियतनाम तक जाने में मदद मिल रही है। और चूंकि इन सब में से चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, वियतनाम, क्योंकि वियतनाम कहाँ पड़ रहा है, साउथ चाइना सी में पड़ता है। तो इससे वियतनाम का इंटरेस्ट प्रभावित हो रहा है। चाइना ने वियतनाम के पास भी एक साउथ चाइना सी में एक आर्टिफिशियल वो बना दिया है, बेस बनाया है अपना आर्मी का। तो वियतनाम भी डरा हुआ है, डरे तो सारे ही हैं। तो मैंने आपको लिखाया था ना, ओएनजीसी की जो यूनिट थी वो ओवीएल थी, याद होगा। तो ओवीएल का सबसे बड़ा काम कहाँ है, इसी वियतनाम में चल रहा है आज की डेट। साउथ चाइना सी के वियतनाम वाले पार्ट से हम क्या कर रहे हैं, गैस बेसिकली एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इससे भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ इंटरनेशनल या पॉलिटिकली भी हम इसे समझ सकते हैं। तो रोड्स का इंपॉर्टेंस सबसे लास्ट टॉपिक था। मेंस में जब लिखोगे तो अब समझ में आ गया कि रोड्स कितनी जरूरी है। लिखा था ना इंपॉर्टेंस ऑफ रोड्स। देखो यहाँ नहीं पूछेगा, इसलिए मैं आपको नहीं बहुत डिस्कस करा रहा हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेंस में मुलाकात होगी और फिर जरूर लिखेंगे उस चीज पे वहां पर। ठीक है, चलिए। तो ये भारत का पूरा इस रोड ट्रांसपोर्टेशन का सिनेरियो तैयार हुआ आपका। ठीक है, फाइनली कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारे पास। जैसा मैं बोला कि आप इसको इतना ही मत मान के चलिए, करंट अफेयर्स बहुत आ रहा है आज की डेट में। जब से नितिन गडकरी बने हैं तब से एकमात्र डिपार्टमेंट ऐसा है लग रहा है जो पूरे फुल फ्लैश में काम कर रहा है, और उन्होंने किसी से कोई लेना देना नहीं, मतलब अपने काम को लेकर डेडिकेटेड है और वो चीज दिख रही है। और ऑल वेदर रोड आप देखेंगे, पीएम का प्रोजेक्ट है, तो वेदर रोड तो है ही। तो क्वेश्चन वहां से कि ऑल वेदर रोड उत्तराखंड में कहाँ से कहाँ तक बन रही है। उसकी 2 कनेक्टिविटी है, गढ़वाल कनेक्टिविटी और कुमाऊं कनेक्टिविटी है, आपको देखनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो बहुत पॉपुलर है, ज्योग्राफी में सर ने बताया होगा, और नहीं बताया है तो आपको मेहनत करनी है इसमें से। क्या मेहनत करनी है कि उत्तराखंड में कितने नेशनल हाईवे हैं और कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ कहाँ से किसको जोड़ रहा है। ये 2 क्वेश्चन आपको करने ही करने किसी भी हालत में। ऑलमोस्ट हर दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन जाता है, नेशनल हाईवेज इन उत्तराखंड। क्लियर है। तो जैसे चार धाम में आप क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से नेशनल हाईवे यूज करेंगे। अगर आप चार धाम जाते हैं, उत्तराखंड पीसीएस का इंटरव्यू तो पैट क्वेश्चन है ये, पूछेंगे कि अगर आपको चार धाम यात्रा जानी तो आप कौन सा नेशनल हाईवे लेंगे। ठीक है, तो जो होमवर्क है वो यही है, पहला कि उत्तराखंड में नेशनल हाईवे कितने हैं, कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ से निकले हैं। वैसे आप चाहें तो मैं भी लिखा सकता हूँ, लेकिन थोड़ी मेहनत करिए आप। डेफिनेटली, है ना, कौन सा है, कहाँ से है, कितना है, डिस्टेंस कितनी है, ये सब चीजें क्लियर है। जैसे आप देख रहे होंगे कि अब दिल्ली जाने में हमें कम टाइम समय लगता है। पहले हमें वाया रुड़की होते हुए मुजफ्फरनगर मेरठ जाना पड़ता था, अब हम सीधा देवबंद से होते हुए जा सकते हैं। वो कौन सा कनेक्टिविटी मिली है आपको, वो कौन सा हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है ये वाला। गए हैं अगर आप बाई रोड दिल्ली, तो अब आप देखेंगे कि बस वगैरह भी देवबंद होते हुए जाती हैं। तो स्मॉलेस्ट हो गया है, दिल्ली जाना हमारे लिए 3 घंटा पॉसिबल है। और गडकरी जी कह रहे हैं कि बस हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 2024 तक जब हम जाएंगे तब तक दिल्ली और देहरादून की दूरी मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे में कवर करा देंगे आप। तो इसका मतलब क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो गए, प्रोजेक्टिविटी मतलब जो पोटेंशियल है वो आप वो। तो जितना करंट अपडेट रहेंगे उतना आपको इंटरव्यू तक ये चीजें हेल्प करेंगी। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन तैयार है हमारा।
आगे हम बात करेंगे रेल ट्रांसपोर्टेशन की। और रेल ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत करेंगे तो जाहिर सी बात है, भारत की पहली रेल बात हम कर चुके हैं। पहली रेल कौन सी थी? पोरबंदर टू थाने। पोरबंदर थी या बोरीबंदर थी? बोरीबंदर से थाने। बॉम्बे टू थाने वाली, यानी बोरीबंदर टू थाने। ठीक है। लेकिन पहला रेलवे ट्रैक बताया था, कौन सा था रेलवे ट्रैक? उत्तराखंड में था। ठीक है। जो बहादराबाद से, यानी पिरान कलियर से बहादराबाद तक, ऐसा माना था गंग नहर बनाने के लिए था। तो पहला रेलवे ट्रैक उत्तराखंड में रुड़की में बना। पहली रेलवे चली जो बॉम्बे बॉम्बे में बोरी बंदर से ठाणे। ठीक। और तीसरी रेलवे कलकत्ता से रानीगंज या रानीगंज से कलकत्ता, तीसरी रेलवे। और इसके बाद भारत में रेलवे का विकास काफी तीव्र गति से हुआ। ये तीन डेटा आप पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम किस पे बात कर रहे हैं? रेल ट्रांसपोर्टेशन बात कर रहे हैं, जिसमें पैसेंजर और जो भी मैंने बताई थी ना, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, किस पर क्या है? बेसिकली वो रेलवे प्रोजेक्ट है ना। चलिए, तो ये लैंड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रोडवेज, रेलवेज, इनलैंड, एयर, पैसेंजर कार्गो। ये क्वेश्चन थोड़ा और नोट कर लीजिए आप लोग, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सिंगल लेन, डबल लेन और फोर लेन, वैसे डेटा आपको वहां मिल जाता जब आप सर्च करते एक्सप्रेस वे क्या होते हैं भारत में। तब आपको पता लगता है कि 4 और 6 लेन वाला कंसेप्ट कैसे चलता है। डबल लाइन, सिंगल लाइन और 4 लाइन, 6 लेन भी है भारत में। कुछ ऐसे हाईवेज भी हैं जो 10 लेन भी बने हैं, तो वो भी आपको देखने चाहिए। लेकिन बहुत लंबे नहीं है, वो बहुत कम दूरी के लिए हैं। ठीक है। और ये सब आपको NHAI की वेबसाइट से मिल जाएगा। अगर आप कहीं ना मिले तो NHAI की वेबसाइट पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। वो लोग जरूर करें जिनको UPSC देना है, उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। तो क्वेश्चन क्या फंसा था कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस तरह की लाइन का है? तो आप देख रहे होंगे 56 है सबसे पॉपुलर, सबसे स्टेब्लिश, डेवलप, 56% के साथ डबल लेन। हाँ, एक तरफ इस तरफ, एक ऐसे चलता है ना, वो वाले। ठीक है बात। चलिए, चलिए तो ये आप जानते हैं, बात शुरू हो चुकी थी 16 अप्रैल को बोरी बंदर से बॉम्बे ट्रेन थाने। ठीक है, डेटा थोड़ा सा हिस्टोरिकल है, तो आप चाहें तो नोट कर लें यहाँ से। मेजर कंसर्न हमारा थोड़ा आगे से होगा। ठीक है, यहाँ से भारत एशिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क प्रणाली है और वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। ये क्वेश्चन 2 बार 3 बार रिपीट हुआ है, तो ये आपके काम की चीज़ है। भारत एशिया का नंबर 1 रेल नेटवर्क रखता है और वर्ल्ड का नंबर 2 रेल नेटवर्क हमारे पास है।
ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया पॉइंट। कितने तरह की रेलवे लाइन हमारे पास है? तो सबसे पहले ब्रॉड गेज दिखिएगा, नंबर वन। ब्रॉड गेज का मीनिंग पूछा गया है, ठीक है। दूसरा मीटर गेज है, तीसरा नैरो गेज है। हमारे पास तीन तरह के गेजेस होते हैं। गेजेस समझते हो ना, गेज क्या है? यहाँ गेज किस चीज को दिखा रहा है? रेलवे पटरी की मोटाई को दिखाता है, जो सॉरी गैप को दिखाता है। दो गैप, दो, हाँ, ट्रैक में जो दो पटरियां होती हैं उनके बीच में गैप कितना है, उस गैप को इंडिकेट करता है गेज। हाँ, बिल्कुल पड़ता है। स्पीड मेंटेन कैसे होगी, स्पीड कैसे आएगी और आप लोड कैसे लेंगे? हाँ, तो लोड ज्यादा आएगा, स्पीड ज्यादा होगी। भाई आप देखो ना, आप ऐसे खड़े हो जाओ तो गिरने के चांसेस ज्यादा है ना, ऐसे खड़े रहोगे तो हिली एरियाज में, ऊंचाई वाले इलाकों में आपको नैरो गेज दिखेगा, है ना। प्लेन एरिया में आपको मीटर गेज दिखेगा। जहाँ ऊपर नीचे दोनों हैं वहाँ मीडियम गेज होते हैं, लेकिन जनरली मीडियम गेज अब कम हो चुके हैं, नैरो गेज भी कम हो चुका है, अब तो बहुत नाम के लिए बचे हैं। तो आप देख भी रहे होंगे कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट आप किस पर देख रहे हैं? ब्रॉड गेज पे देख रहे हैं, 86,526। नैरो गेज वगैरह तो सब आप केवल हिस्टोरी के नाम पर आते हैं। तो जब शिमला जाएंगे, केरल जाएंगे, तो जो ट्रेन में आप बैठेंगे ना, तो नैरो, शिमला वाली जो है ना, कालका टू शिमला, अगर आप गए हो कभी, तो वो नैरो गेज पे चलती है, ठीक है। तो तीन तरह के गेज सिस्टम चल रहे हैं। याद रखना है कि क्वेश्चन दोनों बन चुके हैं। मैक्सिमम पैसेंजर, मैक्सिमम लोड कहाँ रहेगा आपको? ब्रॉड गेज पर रहेगा। पहला क्वेश्चन ये तैयार हुआ आपका। सेकंड क्वेश्चन, अब देखिए कितना कैरी करते हैं आप पैसेंजर लोड में, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। बिजिएस्ट रेल नेटवर्क हमारे पास है वर्ल्ड का, और कितना मिलियन पैसेंजर हम कैरी कर रहे हैं? 16 मिलियन। कहा जाता है कि भारत में, अभी तो कोरोना की वजह से नहीं, लेकिन पीक जब रेलवे चलता है तो एक पूरा ऑस्ट्रेलिया तो हमारे रेलवे में बैठा रहता है। एक ऑस्ट्रेलिया पूरी की पॉपुलेशन हमारी ट्रेन में हमेशा रहती है। तो 16 मिलियन की वैल्यू आप समझ रहे हो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना पैसेंजर हम कैरी करते हैं, और वो देखिए 11 लाख टन डेली बेसिस पर हम, तो 16 मतलब 1.6 करोड़ हो गया ना, 16 मिलियन का मतलब। तो पॉपुलेशन इतनी ही है ना ऑस्ट्रेलिया की, 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा। और अगला क्वेश्चन क्या है जो आप लिख चुके, नहीं लिखा है मैंने आपको, गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा इंडस्ट्री या सेक्टर जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, तो 16 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। इतना एम्प्लॉयमेंट कोई एक डिपार्टमेंट नहीं देता, किसी भी भारत सरकार का, राज्य सरकार का। तो 1.6 मिलियन पीपल एम्प्लॉय क्या है। और ये वर्ल्ड का कौन सा है? चाइनीज आर्मी के बाद दूसरी सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट देने वाली एजेंसी है या डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो चाइनीज आर्मी के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार कहाँ मिला हुआ है? हमारी रेलवे में मिला हुआ है। तो चाइनीज आर्मी का साइज लगभग 22 से 25 के बीच में है। एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता होता, क्योंकि छुपाते हैं वो लोग, लेकिन माना जाता है कि लगभग 25 लाख तक उनके पास आर्मी है। ये डेटा आपके पास फिर से सामने ही है, तो आप लिख ही चुके हैं। ये क्वेश्चन जरूर नया है, अभी तक शायद पूछा नहीं गया है। तो सिंगल ट्रैक, डबल ट्रैक, इलेक्ट्रीफाइड और मल्टीपल ट्रैक्स, इसको जरूर देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और अभी क्वेश्चन बना है कि
अभी पिछले इसी साल करंट अफेयर्स क्वेश्चन लिखना भी है आपको। भारत का कौन सा रेलवे जोन टोटली इलेक्ट्रीफाई हो गया है और कुल कितने रेलवे जोन भारत में बने हैं अभी। तो वो क्वेश्चन आगे आने वाला है, उसे भी आप लोग नोट करेंगे। नोट करिए जल्दी से। तो करंट अफेयर्स कहाँ गया है इसका, चलो कोई नहीं, देखते हैं। नोट कर लिया आपने, सिंगल ट्रैक, डबल ट्रैक, इलेक्ट्रिफाई, क्या होता है सिंगल ट्रैक वैसे? हाँ, क्या है मतलब सिंगल ट्रैक, क्या मतलब क्या होता है? या तो ट्रेन आएगी या ट्रेन जाएगी, सिंगल ट्रैक हो गया। ये कहा भी रही है, वही देहरादून से हरिद्वार जाते तो सिंगल है कि डबल है? तो बस आते भी सिंगल ही है। इसलिए कई बार देखो ट्रेन अननेसेसरी रुक जाती है रायचूर में या मोतीचूर में, रुकती रायवाला में, क्यों रुकती है? क्योंकि सामने से कोई आ रहा होता है, तो उसे साइड में लगा के फिर उसे निकालते हैं। या आप निकल रहे होंगे तो दूसरी ट्रेन कोई रुकी हुई देखेंगे आप वहां पर। क्योंकि नेशनल पार्क का इलाका है इसलिए डबल ट्रेन नहीं सोच रहे थे, लेकिन अब वो इतना लोड बढ़ गया कि हमें डबल ट्रैक जाना ही पड़ रहा है उस पर धीमे धीमे, है ना। ऐसे क्वेश्चन तो मत पूछो कम से कम यार, इंजीनियर इंजीनियर्स होते हुए भी ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो मजा नहीं आएगा। चलो कोई नहीं, इसमें शायद नहीं लिखा होगा, आप लोग लिखें। भारत में इस समय 16 रेलवे जोन हैं। चलो इसे कल ही करते हैं, क्लास के लोग आ गए हैं तो कल ही तैयार करते हैं इसे, ठीक है।